नमस्कार, मैं BL रेवाड़ करंट जीके विद गरिमा रेवाड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी समसामयिकी कंटेंट पर चर्चा करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि समसामयिकी मुद्दों पर किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। इस वीडियो का मकसद समसामयिकी मुद्दों पर परीक्षार्थी की दृष्टि विकसित करना है। उसी क्रम में नंबर 1 टॉपिक, राज्यसभा का उपसभापति। देखिए, हाल ही के अंदर राज्यसभा के उपसभापति के लिए चुनाव हुए, जिसमें जनता दल यू के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार BK हरिप्रसाद को हराया है। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि हरिवंश नारायण सिंह से पहले 1 जुलाई 2018 तक PJ कुरियन राज्यसभा के उपसभापति थे। यहां पर सामान्य रूप से जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, सरल प्रश्न, उसकी भाषा इस प्रकार हो सकती है कि वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है। लेकिन अगर कोई जटिल प्रकृति का प्रश्न बनता है तो इस पर प्रश्न ये बनेगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष व लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है, तो इसका भी राइट आंसर राज्यसभा का उपसभापति होगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो सभापति है, अर्थात जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी पर है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो जो याद रखे जाने चाहिए, वो है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 10 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री, 1996 में 13 दिन के लिए, 1998 में 13 महीने के लिए, फिर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री 1999 में बने और उन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। 1977-79 के दौरान मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले गैर कांग्रेसी सरकार में विदेश मंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले देश के पहले विदेश मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न, 1992 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो बनता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृतियों पर, रचनाओं पर। इनकी मेरी 51 कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। प्रतियोगी परीक्षा में काफी बार इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अमर बलिदान, राजनीति की रपटीली राहें, इन पर भी प्रतियोगी परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1998 में 11 मई व 13 मई 1998 को भारत ने अपने जो परमाणु परीक्षण किए थे, उस समय भी देश के PM है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसके साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। तो 25 दिसंबर को इनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन। हमारे देश के अंदर संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। लेकिन खास बात जो जम्मू कश्मीर के संबंध में है और आपातकाल के संबंध में, वो ये है कि जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है। तो वहां पर जो आपातकाल लगता है, आपात जो उपबंध है, वो जम्मू कश्मीर के संविधान की व्यवस्था के तहत लगते हैं। तो जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राज्यपाल शासन की संस्तुति राष्ट्रपति से राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहां पर बात जो ध्यान रखने योग्य है वो यह है कि अन्य राज्यों में जहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर आपका राज्यपाल शासन लगेगा, क्योंकि वहां के संविधान में इसी प्रकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, पवन चामलिंग। पवन चामलिंग देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग के नाम पर है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष पवन चामलिंग पहली बार 12 दिसंबर 1994 को CM बने थे।
इनसे पहले ये रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु के नाम पर था। यहाँ पर जो सामान्य सा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है। आपका राइट आंसर होगा पवन चामलिंग। इसके साथ साथ में सिक्किम के संबंध में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिक्किम है वो देश का पहला जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है और सिक्किम हमारे देश में 1975 में शामिल हुआ था और जनसंख्या के आधार पर यह सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजनीतिक दल पर, कि हमारे देश में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 के मध्य राष्ट्रीय चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। हमारे देश में वर्तमान समय में 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। वो 7 जो दल हैं वह है तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, बसपा, भाकपा, सीपीआईएम, भाकपा, सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनमें से प्रश्न की भाषा इस प्रकार की होती है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करता नहीं है। तो आपको इन 7 के अतिरिक्त कुछ नाम हो सकता है, सपा का हो सकता है, आपका हो सकता है या अन्य किसी दल का नाम हो सकता है, वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक एनडीए गठबंधन। इस टॉपिक के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है वो एक गठबंधन सरकार है और उस गठबंधन का नाम है एनडीए गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या इसका हिंदी अर्थ होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इस गठबंधन के अंदर भाजपा, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, अपना दल, जनता दल यू, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, पीएमके, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है। और वर्तमान समय में इनके कुल जो सीट है वो 310 है, जबकि जब सरकार बनी थी उस समय इनके पास में 334 सांसद थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो बिहार से कुशवाहा है उनकी पार्टी है, वो इसे छोड़ करके चले गए हैं। और आंध्र प्रदेश की टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो भी इस गठबंधन को छोड़ करके चली गई है। प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा वो ये इस प्रकार, उसकी भाषा इस प्रकार होगी कि निम्नलिखित में से कौन सा दल एनडीए का घटक दल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे देश में एनडीए की सरकार के पहले यूपीए की सरकार थी। यूपीए की जो सरकार थी उसको जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वो कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत सारे दलों का एक गठबंधन था। नेक्स्ट टॉपिक, ये एक सामान्य सी जानकारी है जो संविधान से भी जुड़ी हुई है और करंट अफेयर से भी जुड़ी हुई है कि 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। उसके संबंध में प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो संघ सूची है यानी केंद्र सूची है उसके ऊपर भारत की संसद है वो कानून बनाती है। और इस संघ सूची में 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें 97 प्रविष्टियाँ थी, अर्थात 97 विषय थे। और वर्तमान में इन विषयों की जो संख्या है वो 100 है। इनमें जो मुख्य जो विषय हैं उनको आप याद रख सकते हो, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है, युद्ध है, विदेश संबंध है, रेल है, वायु परिवहन है, बैंक है, मुद्रा है, विदेशी पर्यटन है, संचार, नागरिकता, तेल, सर्वोच्च न्यायालय, जनगणना आदि। प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न की भाषा होगी कि संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है, या प्रश्न क्या बन सकता है कि संघ सूची में कुल प्रविष्टियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर 1950 में जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था उसमें 66 प्रविष्टियां थी, लेकिन वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 61 हो गई है, जिनमें मुख्य जो विषय है वह लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि आय पर कर, लोक स्वास्थ्य, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन, होटल, बाजार, धर्मशालाएं, विलासिता की वस्तुएं आदि के ऊपर जो कर लगते हैं
इस पर प्रश्न बन सकता है कि कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है। इसके बाद में आता है आपका समवर्ती सूची। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर 1950 के अंदर 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में टोटल जो विषय इसमें वो है 52। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषय, जिसमें एक तो वन है, शिक्षा, वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण, मापतोल तथा न्यायालयों का कार्य प्रबंध को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा समवर्ती सूची में भ्रमण, आयोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता आदि विषय भी शामिल है। इसमें ज्यादातर जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भाषा इस प्रकार की होती है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो ये जो 5 विषय बाद में 1976 में जो जोड़े गए उन्हीं में से एक विषय का नाम होता है उसमें। जैसे हाल ही के अंदर एक एग्जाम लगा था आरपीएससी का, उसमें शिक्षा दिया हुआ था। वन्य जीव हो सकता है, वन हो सकता है, मापतोल हो सकता है, और अन्य जो 3 ऑप्शन होंगे उनमें संघ सूची और राज्य सूची के विषयों को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन। यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि बजट 2018-19 में केंद्र सरकार ने इन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन बढ़ोतरी के संबंध में और व्यवस्था की है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति का वेतन है वो 5 लाख रुपए किया गया प्रतिमाह, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए प्रतिमाह, राज्यपाल 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 2.80 लाख रुपए प्रतिमाह, उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह। इनको एक याद करने का भी तरीका हो सकता है कि जो राष्ट्रपति है वो जो केंद्र सरकार है उसकी कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख है। उन्हें देश का सबसे गौरवशाली पद माना गया, राष्ट्रपति का जो पद है मान सम्मान का माना गया, और उनका देश में सबसे ज्यादा वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह किया गया है। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण पद जो संवैधानिक पद हमारे देश में होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है, उन्हें 4 लाख रुपए किया गया है। फिर राज्य की कार्यपालिका के अंदर जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है, तो राज्य स्तर के ऊपर 3.5 लाख रुपए राज्यपाल के लिए किए गए हैं। और उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उनको 2.8, फिर अन्य जो न्यायाधीश हैं उनके लिए 2.5 लाख। तो उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उनके समकक्षी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन किया गया है, अर्थात इनका भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह किया गया है, और अन्य न्यायाधीशों का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह। एक सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि राज्य के राज्यपाल का वेतन कितना होता है या राष्ट्रपति का वेतन कितना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा होने जा रही है उनमें निश्चित रूप से संभावना बनती है कि इस टॉपिक में से प्रश्न पूछा जाएगा। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन प्रभावी रूप से इस योजना की जो शुरुआत की गई वो 2 दिन के बाद यानी 25 सितंबर 2018 को की गई, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और उस दिन से इसे प्रभावी रूप से देश में लागू किया गया। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है इससे देश भर के 10.74 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। भारत सरकार ने एक परिवार में 5 लोगों को औसत रूप में माना है। इसके अनुसार लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सकीय लाभ सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष मिल सकेगा। इसमें एक जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है वित्तीय भार का, कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र सरकार कितना खर्चा वहन करेगी 60%, वहीं पर राज्य सरकार को कितना वहन करना होगा 40% हिस्से को वहन करना होगा।
इसमें आगे जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है उसमें लाभार्थी के चयन का आधार क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर, कि 2011 की जो सामाजिक आर्थिक व जातीय जो जनगणना हुई है उनमें जिन लोगों को निर्धन के तौर पर चिन्हित किया गया है वो लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। और इसके अंदर भी जो खास बात ध्यान रखनी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो वंचना की जो श्रेणी की गई है वो 7 श्रेणी है। उन श्रेणियों को नाम दिया गया है D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। वहीं पर शहरी क्षेत्रों के अंदर इनके लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए उनकी संख्या 11 है। इसके साथ साथ में आप एक ये तथ्य भी याद रखोगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के 8.03 करोड़ परिवार तथा शहरी क्षेत्रों के 2.33 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, स्मार्ट सिटी मिशन। देखिएगा, स्मार्ट सिटी जो स्कीम है, जो योजना है, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। और इसका जो मकसद था स्मार्ट सिटी मिशन का वो था देश के 100 स्मार्ट शहरों का विकास करना। ऐसे शहर जहां पर 24 घंटे बिजली होगी, जहां पर लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा, पूरे शहर में वाईफाई कनेक्शन होंगे, 2500 की जनसंख्या के ऊपर एक नर्सरी स्कूल होगा, 1.25 लाख की जनसंख्या पर एक कॉलेज होगा। आप यूं कह सकते हो कि एक आदर्श शहर की परिकल्पना इसके अंतर्गत की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के 100 शहरों का चयन किया गया है। इसमें कुछ चरण थे, जिसमें पहला जो चरण था वो जनवरी 2016 में देश के 20 शहरों का चयन किया गया। इसके बाद में मई 2016 में 13 और नए शहरों का चयन किया गया। सितंबर 2016 में 27 शहरों का चयन किया गया। जून 2017 में 30 शहरों का चयन किया गया और 19 जनवरी 2018 को 9 शहरों का चयन किया गया। इस प्रकार से 99 शहरों का चयन हुआ था। हमारा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो बनता है वह है कि अंतिम शहर जिसे स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया वो था मेघालय की राजधानी शिलोंग, जिसे जून 2018 में चुना गया। और शिलोंग के साथ ही 100 शहरों के चयन का काम पूरा हो गया। अब इसमें जो परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100वां स्मार्ट शहर किसे चुना गया है। तो आपका राइट आंसर होगा शिलोंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की द्विवार्षिक वन रिपोर्ट 2017। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट फरवरी 2018 में जारी हुई है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आपके भूगोल के टॉपिक में भी इससे रिलेवेंट प्रश्न है, वो प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। और क्योंकि समसामयिकी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल 8,02,088 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन एवं वृक्ष आच्छादित है। यह देश के कुल भूमि क्षेत्र का 24.39% भाग है। 7,08,273 वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र वन क्षेत्र था, जो देश के कुल भू क्षेत्र का 21.54% है। यहां पर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु बनता है वो ये बनता है कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है 2,141 वर्ग किलोमीटर की, वो आंध्र प्रदेश में हुई है। वहीं पर आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि राज्यों के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में 77,414 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 66,964 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इसके साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 16,572 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में 4.84% है। 2015 की रिपोर्ट की तुलना में राजस्थान में
0.14% की वृद्धि हुई है। इस पर परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि किस राज्य में हुई है? इसका आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आंकलन। यहां पर देखिए सूचकांक, देखिए हाल ही में केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 4 मानकों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी हुई है। संस्थागत, सामाजिक, फिजिकल व आर्थिक। संस्थागत के लिए 25 अंक दिए गए हैं, सामाजिक के लिए 25 अंक दिए गए हैं, फिजिकल के लिए 45 और आर्थिक के लिए 5 अंक दिए गए हैं। इस प्रकार 100 अंकों का यह सूचकांक तैयार किया गया। इस सूचकांक के आधार पर हमारे देश में सबसे जो उपयुक्त स्थान है वो पुणे का है, जो महाराष्ट्र में है। इसके बाद में महाराष्ट्र का ही नवी मुंबई और उसके बाद में ग्रेटर मुंबई का स्थान आता है। ये 111 शहरों के लिए सूचकांक जारी किए गए हैं। इन 111 शहरों में उत्तर प्रदेश का रामपुर सबसे निचले पायदान पर है। वहीं पर हमें यह ध्यान रखना है कि अपने राजस्थान के शहरों की स्थिति क्या है। तो इस सूचकांक में राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर जो स्थान है वो जयपुर का है 30वां। उसके बाद में अजमेर आता है 51वें नंबर पर, जोधपुर 53वें नंबर पर, उदयपुर 54वें नंबर और कोटा 59वें नंबर पर, और हमारे देश की राजधानी दिल्ली का नंबर इसमें 65वां है। इसमें प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आकलन 2018 के अनुसार देश में सबसे उपयुक्त स्थान, रहने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पुणे। नेक्स्ट टॉपिक, स्वच्छता सर्वेक्षण 2018। देखिए मोदी सरकार ने आने के बाद में स्वच्छता के ऊपर काफ़ी तरह की योजनाएं शुरू की गई है। हमारी भारत सरकार 2019 तक देश को खुले से शौच मुक्त करने के लिए तरह तरह की योजनाएं शुरू कर चुकी है, और उसी क्रम के अंदर ये भी एक इसी प्रकार की व्यवस्था है वो भारत सरकार ने की है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 है, ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा है वो जारी किए गए हैं, और ये 16 मई 2018 को जारी किए गए। इसमें देश भर के 4203 शहरी निकायों को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण में सेवा क्षेत्र के लिए 35, प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए 30 और नागरिकों के फीडबैक को 25% स्थान दिया गया है। और इस सर्वेक्षण के अंदर इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर दूसरी वर्ष भी देश में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने में कामयाब हुआ है। उसके बाद में दूसरी रैंक मध्य प्रदेश के भोपाल को मिली है और तीसरी रैंक चंडीगढ़ को मिली है। 10 जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों के अंदर बड़ा शहर उसे माना गया है जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। उसमें विजयवाड़ा है वो स्वच्छतम शहर रहा है। वहीं पर मध्यम शहरों में उन शहरों को शामिल किया गया जिनकी आबादी 3 से लेकर 10 लाख के बीच में है। इन मध्यम शहरों में सर्वाधिक स्वच्छ शहर है वो कर्नाटक का मैसूर रहा है। वहीं पर छोटे शहर की परिभाषा दी गई है इसमें, जिनकी आबादी 1 से 3 लाख के मध्य है। छोटे शहरों में स्वच्छतम शहर है वो नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को यह सम्मान मिला है। इस पर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो प्रश्न बनेगा उसकी भाषा इस रूप में होगी कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में बड़े शहरों में सबसे स्वच्छतम शहर है। आपका राइट आंसर होगा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा है वो आंध्र प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट टॉपिक, गंगा यमुना को जीवित व्यक्तियों का दर्जा। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। इसके साथ साथ में सभी जीव जंतुओं को विधिक व्यक्ति का दर्जा देने का निर्णय भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया है। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन को जीवित मनुष्य का दर्जा देने का यह पहला मामला है। वहीं पर दुनिया में इस प्रकार का जो पहला मामला आया है वो आया न्यूजीलैंड की वहांग नुई नदी को जीवित मानव का दर्जा न्यूजीलैंड की संसद ने हाल ही में दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
प्रश्न बनता है, और जो गंगा यमुना का और दूसरा जीव जंतु का, और दोनों का संबंध उत्तराखंड उच्च न्यायालय से है। और अगर दुनिया के प्रसंग में यह प्रश्न बनता है तो आपको न्यूजीलैंड की वहांग नुई नदी का नाम याद रखना है। इस पर प्रश्न क्या बनेगा, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने जीवित जीव जंतुओं को विधिक व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया? और आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। नेक्स्ट टॉपिक गणतंत्र दिवस पर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर चाहे एसएससी का एग्जाम हो, आरपीएससी का एग्जाम हो या अन्य किसी बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं की बात हो, इस तरह का जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण बनता है। तो पहला जो प्रश्न बनता है इसके ऊपर कि गणतंत्र दिवस 2018 का मुख्य अतिथि, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आसियान के जो 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे उन सब को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आमंत्रित किया गया था, और वो आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस 2018 के मुख्य अतिथि थे। वहीं गणतंत्र दिवस 2019 के जो मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को आमंत्रित किया गया है। तो इस पर जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा 2019 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, तो आपको दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आपको ये भी बात ध्यान रखना है, ये चर्चा में इसलिए भी रहा कि पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया था, लेकिन उनकी किसी दूसरे कार्य में व्यस्तता होने के बाद में और इस गणतंत्र दिवस के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक तलाक ए बिद्दत। तो ये वर्तमान समय में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे बहस का कोई विषय हो, सब जगह पर तलाक ए बिद्दत है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और ये कुछ परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहले तो ये देखिएगा कि तलाक ए बिद्दत क्या है। तो आप ध्यान रखो कि मुस्लिम समुदाय के अंदर एक बार में यदि कोई व्यक्ति 3 तलाक शब्द का प्रयोग करता है तो वहां पर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तलाक ए बिद्दत, यानी एक बार में 3 तलाक को इस नाम से जाना जाता है। और 22 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इस तलाक ए बिद्दत प्रथा को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था। यहां पर आप ये भी ध्यान रखें कि हमारे देश के अंदर संविधान पीठ का गठन सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। संविधान पीठ के अंदर 5 या अधिक जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो मिलकर के किसी तरह का निर्णय देते हैं जो महत्वपूर्ण कोई मसला होता है। सितंबर 2018 में केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए तलाक के बिद्दत के मामले में 3 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान किया है। ये मुद्दा चर्चा में इसलिए भी है कि हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 लोकसभा में पास करवाया है। यद्यपि राज्यसभा से इसका पास होना अभी बाकी है। यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा उसका आप ये ध्यान रखें कि तलाक की बिद्दत क्या है, इस पर प्रश्न बन सकता है, या तलाक के बिद्दत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह प्रश्न बन सकता है, या मुस्लिमों के अंदर तलाक के जो बिद्दत है इस मामले में कितने वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। इस तरह का प्रश्न इस पर बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देश का सबसे लंबा पुल। टॉपिक महत्वपूर्ण है और यह कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। देश का जो सबसे लंबा पुल है उसका नाम है ढोला सादिया पुल। ये असम में स्थित है और असम के ही संगीतकार हुए भूपेन हजारिका, उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम भूपेन हजारिका पुल भी रखा गया है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी, इसके ऊपर इस पुल का निर्माण किया गया है। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आवाजाही बहुत ही आसान हो जाएगी। असम के तिनसुकिया जिले के ढोला कस्बे व सादिया कस्बे को जोड़ने वाले 9.15 किलोमीटर पुल का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संपर्क में बड़ा सुधार आया है। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न क्या बनेगा, देश का लंबे पुल का नाम क्या है। दूसरा यह हो सकता है कि देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया पुल है, भूपेन हजारिका पुल है, इसकी कुल लंबाई है
9.15 किलोमीटर। या इस पर प्रश्न ये भी बन सकता है कि देश का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया पुल है, यानी भूपेन हजारिका पुल है, यह है किस नदी के ऊपर स्थित है? तो यहां पर यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, सरदार सरोवर बांध। देखिए इस पर जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, एक तो इसकी स्थिति का कि ये कहां पर स्थित है, दूसरा जो प्रश्न इस पर बनेगा वो बनेगा कि सरदार सरोवर बांध जो परियोजना है उससे कौन से राज्य लाभान्वित होंगे, तीसरा इसके ऊपर जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा इसके आकार पर। तो इस बात का ध्यान रखें, इसकी स्थिति क्या है, नंबर 2 इसका आकार क्या है, नंबर 3 इनसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे। तो देखिएगा यह नर्मदा नदी पर, गुजरात में नर्मदा नदी पर नर्मदा जिले में केवड़िया स्थान है, वहां पर यह सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। दूसरा बिंदु, यह आकार की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा बांध है जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है तथा 163 मीटर गहरा है और जल संग्रहण क्षमता 47.3 लाख क्यूबिक मीटर है। ये विश्व में, ये भी ध्यान रखिए आप बात है कि विश्व में सबसे बड़ा जो बांध है वो अमेरिका का ग्रांड कुली डैम है। और इस सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित जो राज्य हैं वह आपका गुजरात है, सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान। अपने राजस्थान के 2 जिले इससे विशेष करके लाभान्वित होते, एक बाड़मेर और दूसरा आपका जालोर। इस पर जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कि सरदार सरोवर बांध जो है उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है या ये किस स्थान पर स्थित है। तो केवड़िया नाम याद रखोगे और इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर याद रखोगे और इसकी गहराई 163 मीटर ये याद रखोगे। नेक्स्ट टॉपिक, भारत का 100वां उपग्रह प्रक्षेपण। महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछा जाएगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण इवेंट है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में। भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इनके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरे देश के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 जनवरी 2018 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV-C40 के जरिए अपना 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो यहां पर याद आपको यह रखना है कि जो यान है, जो कैरियर है, वह PSLV-C40 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस यान का नाम है PSLV-C40। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप के अंदर हमारा जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहां से इसका प्रक्षेपण किया गया है और इसके जरिए इसरो ने 31 उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित किया है और इनमें से भारत के 3 उपग्रह हैं, कार्टोसेट और एक नैनो सैटेलाइट है और एक माइक्रो सैटेलाइट है। प्रश्न बनेगा कि भारत ने अपना 100वां उपग्रह किस यान से प्रक्षेपित किया है। आपको याद रखना है PSLV-C40। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के अंदर उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए इस संस्था का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। यह जो एजेंसी है ये हमारे देश के अंदर उच्च जो परीक्षाएं हैं, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा लेगी है। जैसे उच्च जो शैक्षणिक परीक्षा हैं, जैसे JEE मुख्य परीक्षा है, नीट परीक्षा है, CMET परीक्षा है, नेट की, ये सभी की सभी परीक्षाएं इसी एजेंसी के द्वारा ली जानी है। और इस एजेंसी ने अपनी पहली जो परीक्षा ली है वो लिए UGC की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट की एग्जाम लिए दिसंबर 2018 के अंदर। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये सभी परीक्षाएं कंप्यूटर पर लेगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2017 को इसके गठन को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट टॉपिक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। टॉपिक देखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर। अगर 182 मीटर को फीट में कन्वर्ट किया जाए तो ये 597 फीट होता है और
इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि गुजरात के अंदर 182 विधानसभा सीटें हैं, तो 182 विधानसभा क्षेत्रों को और रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसकी ऊंचाई है वो भी 182 मीटर है, वो रखी गई है। यह प्रतिमा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और ये गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया गांव में सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूर पर साधु बेट टापू है, साधु बेट टापू, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। इसका जो लोकार्पण है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर किया है। इसकी लागत 3,101 करोड़ रुपए हुई है और इसका खास बात यह है, इसका जो मूर्तिकार है, जिसको आप वास्तुकार कह सकते हो, वो है रामव वी सुतार। अब परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा ना, वो एक सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है वो 182 मीटर है। तीसरा प्रश्न जो इसमें बन सकता है वो बन सकता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार यानी मूर्तिकार कौन है? तो इसका राइट आंसर आएगा रामव वी सुतार। इसके अलावा इसके ऊपर एक प्रश्न ये भी बन सकता है इसकी स्थिति का, कि ये स्थित कहां पर है? ये केवड़िया गांव में है, या इस टापू का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, साधु बेट टापू पर। नेक्स्ट टॉपिक, बिमस्टेक का चौथा शिखर सम्मेलन। तो यहां पर एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि जो बिमस्टेक है वो क्या है। बिमस्टेक जो बंगाल की खाड़ी है उसके इर्द गिर्द जो राष्ट्र हैं उन्हीं राष्ट्रों का एक संगठन है ये। इसकी जो चौथा जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो काठमांडू में हुआ है 31 अगस्त 2018 को। और यहाँ पर जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि इस बिमस्टेक के जो चौथा शिखर सम्मेलन है उसमें हमारे देश का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस बिमस्टेक जो सम्मेलन था इसकी थीम है वो है टुवर्ड्स ए पीसफुल प्रोस्पेरियस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह की थीम पर प्रश्न पूछा जाता है। उसके साथ में आप ये भी बात ध्यान रखोगे कि जो बिमस्टेक है ये 1997 में स्थापित किया गया था। उस समय इसके अंदर बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड थे। बाद में अन्य राष्ट्र मिलते हुए इसमें चले गए। वर्तमान में इनके सदस्यों की जो संख्या है वो 7 है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान सहित कुल 7 सदस्य हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो बिमस्टेक का चौथा शिखर सम्मेलन है इसमें काठमांडू घोषणा पत्र जारी किया गया। यहां पर परीक्षा में प्रश्न ये बनेगा कि काठमांडू घोषणा पत्र का संबंध है, तो आप ध्यान रखिएगा काठमांडू घोषणा पत्र है वो बिमस्टेक का जो चौथा शिखर सम्मेलन था उसके अंतिम दिन और इस बिमस्टेक सदस्य देशों के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें फोकस किस पर किया गया? इसमें किया गया ब्लू इकोनॉमी पर, यानी जो मछली पालन है, समुद्र जो क्षेत्र है उस इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया गया है। एक माउंटेन इकोनॉमी का भी उल्लेख किया गया है। वहीं आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी इस काठमांडू घोषणा पत्र में बताया गया है। अब प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसमें 3 नाम तो होंगे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान में से, और एक नाम कुछ हो सकता है, जैसे पाकिस्तान नाम हो सकता है, अफगानिस्तान नाम हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि बंगाल की जो खाड़ी है उसके इर्द गिर्द जो राष्ट्र हैं उन्हीं राष्ट्रों को इसके सदस्य देश माना गया है और इनकी संख्या 7 है। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स, BRICS। तो नाम से स्पष्ट है, बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रूस और आई का मतलब इंडिया अर्थात भारत, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। इसका मतलब यह है कि जो ब्रिक्स देश है ये ब्रिक्स संगठन है, ये 5 देशों का संगठन है जिसमें भारत, रूस, इंडिया, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। और इसका 10वां जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ जोहान्सबर्ग
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका 25 से 27 जुलाई 2018 को सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन का नेतृत्व भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसकी जो थीम है वह है कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चौथी औद्योगिक क्रांति की बात इस ब्रिक्स सम्मेलन में की गई है। इसके बाद में एक बात जो ध्यान रखने योग्य है वो यह है कि अगला जो शिखर सम्मेलन होगा वो 2019 में ब्राजील में प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र स्वीकार किया गया जिसमें एक तरफावाद, संरक्षणवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं समावेशिता के सिद्धांतों के प्रति विश्वास दोहराया गया। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न इस पर बनता है वो ये बनता है कि 10वां शिखर सम्मेलन जो जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ उसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा प्रश्न इस पर यह बनता है कि ब्रिक्स का कौन सा सदस्य नहीं है या कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश है। अगला जो प्रश्न इस पर बनता है वो ये बनता है कि अगला शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का कहां पर होना है। इसके अलावा जोहान्सबर्ग जो घोषणा पत्र है उसमें किस किस मुद्दों के ऊपर बात हुई है। तो यहां पर इतने प्रश्न हैं वो आप इस टॉपिक में से निकाल सकते हो जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन जिसको चोगम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रमंडल देशों का जो संगठन है चोगम, उसमें वही राष्ट्र शामिल हैं ज्यादातर जिन राष्ट्रों का कभी न कभी ब्रिटेन से संबंध रहा है या जो उनके उपनिवेश काल में उनके अधीन रहे हैं। हालांकि वर्तमान समय में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है, प्रत्येक राष्ट्र इसका सदस्य होने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 53 सदस्य देश है इसके, और इसका हाल ही में जो सम्मेलन हुआ वो 19-20 अप्रैल 2018 को ब्रिटेन के लंदन में हुआ है। यह सम्मेलन पहले 2017 में वनुआतु में होना था, परंतु वहां पर प्राकृतिक आपदा के प्रकोप के चलते फिर इसे लंदन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। हमारे देश की तरफ से इसका जो नेतृत्व किया वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इस राष्ट्रमंडल देशों के इस सम्मेलन की जो थीम है वह है टुवार्ड्स ए कॉमन फ्यूचर। टुवार्ड्स ए कॉमन फ्यूचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। इस सम्मेलन में आपसी व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देकर के राष्ट्रमंडल देशों की संपन्नता को बढ़ावा देना, आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर हमलों जैसी चुनौतियों से निपटने पर चर्चा हुई है। अब यहां पर एक और बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि आगामी 26वां जो चोगम सम्मेलन है वो 2020 का आयोजन रवांडा में होगा। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेक्जिट, BREXIT। ब्रेक का मतलब है ब्रिटेन से और एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, अर्थात ब्रिटेन का बाहर निकलना। किससे? यूरोपियन यूनियन से। अर्थात यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को अलग करने के लिए जो एक अभियान चलाया गया उसी का नाम है ब्रेक्जिट। जून 2016 में ब्रिटेन में इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं। तो वहां पर जो जनमत संग्रह कराया गया उसमें 52% लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया, यानी 52% लोगों ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहते। उसके बाद में 25 नवंबर 2018 को बेल्जियम के ब्रसेल्स में हुए यूरोपियन संघ के विशेष शिखर सम्मेलन में 27 देशों के नेताओं ने, यानी जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं उनके नेताओं ने ब्रेक्जिट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद में क्या होगा? अब होगा ये कि अब 29 मार्च 2019 तक ब्रिटेन है वो यूरोपियन संघ को छोड़ देगा। इसका जो कारण बताया गया कि ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलग क्यों होना चाह रहा है, इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि ब्रिटेन की जनता ने ब्रिटेन की पहचान, आजादी और संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से बाहर जाने का फैसला लिया है।
ब्रिटेन के लोगों का यह मानना है कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के बाद यूरोप के अन्य देशों के लोग ब्रिटेन में आकर के बसने लगे। वहां के जो संसाधन है उनके ऊपर भी वो अपना हक जमाने लगे। तो ब्रिटेन के लोगों का यह कहना है कि इससे ब्रिटेन है वो नुकसान में है। अब इसके ऊपर जो प्रश्न बनेगा ना वो ये बनेगा कि ब्रेग्जिट क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए चलाया गया जो अभियान है उसका नाम है ब्रेग्जिट। दूसरा जो प्रश्न इसके ऊपर जो बनेगा वो ये बनेगा कि यूरोपियन यूनियन ने ब्रेग्जिट के लिए मतदान किया है। वो किया है आपका 25 नवंबर 2018 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में। अगला जो इस पर प्रश्न जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि कब तक ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। तो इसका राइट आंसर होगा 29 मार्च 2019 तक। फिर एक और क्वेश्चन जटिल प्रकृति का अगर बने तो ये बन सकता है कि ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलग क्यों होना चाहता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कि ब्रिटेन के लोगों का मानना है कि इससे ब्रिटेन की जो पहचान है वो प्रभावित हो रही है। वहां की आज़ादी और संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक INF एक संधि है जो अमेरिका और रूस के मध्य हुई थी। ये 1988 में हुई थी। वर्तमान में चर्चा में क्यों है? वर्तमान में चर्चा में इसलिए है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं INF संधि से बाहर हो रहा हूं। उसने अमेरिका को इस संधि से अलग होने के लिए कह दिया है। अब इसमें देखिएगा कि इस संधि में क्या था। इस संधि के तहत अमेरिका तथा रूस 500 से लेकर के 5500 किलोमीटर दूरी तक के सभी ग्राउंड लॉन्च मिसाइलों को 3 साल के भीतर समाप्त करने पर सहमत हुए थे तथा भविष्य में इनका विकास, इनका उत्पादन और तैनाती न करने का फैसला लिया था। लेकिन अमेरिका का यह मानना है कि रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा है, तो मैं इस संधि से जुड़ करके क्यों रहूं। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अलग हटने का निर्णय लिया है। इस पर प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा ना वो बहुत ही सरल बनेगा। प्रश्न यह बनेगा कि INF जो संधि है उसका संबंध किन देशों से है। तो आपको ध्यान रखना है कि INF जो संधि है उसका ताल्लुकात अमेरिका और रूस से है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग। ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके स्थान के ऊपर यह आयोग बना है, राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसके स्थान पर इस आयोग के गठन को मंजूरी दी है और संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख कर राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले NCBC एक्ट 1993 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, लेकिन यह संवैधानिक आयोग नहीं था, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। अब इस आयोग के संवैधानिक स्थिति मिलने के बाद, यानी अनुच्छेद 338 ख में इसका उल्लेख होने के बाद SC आयोग ST आयोग की तरह यह भी एक संवैधानिक आयोग बन जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि भविष्य में अगर किसी भी जाति को OBC में शामिल करना है या न करना, इसके लिए आवश्यक संविधान संशोधन किया जाएगा, क्योंकि इसे स्थिति किसकी प्रदान कर दी है? संवैधानिक आयोग की स्थिति प्रदान कर दी है। यहां पर अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी है, देखिएगा कि 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2017 के द्वारा अनुच्छेद 338 ख अंतः स्थापित करके राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा OBC उप वर्गीकरण के लिए पैनल जी रोहिणी के नेतृत्व में बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, जी रोहिणी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और उन्हें केंद्र सरकार ने OBC उप वर्गीकरण के लिए एक पैनल बनाया है
उसकी जिम्मेवारी सौंपी है। यह आयोग ओबीसी श्रेणी में शामिल जातियों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये प्रश्न वैसे तो आपकी राज्य व्यवस्था का गया, लेकिन क्योंकि हाल ही के अंदर इससे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हुई है और संविधान के अंदर आवश्यक संशोधन हुआ, इसलिए ये प्रश्न करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक, G20 शिखर सम्मेलन यानी ग्रुप 20 शिखर सम्मेलन, समूह 20, ये 20 देशों का एक संगठन है। इन 20 देशों के अंदर दुनिया के विकसित और विकासशील राष्ट्र शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, G20 से पहले G7 एक संगठन बना था। G7 जो संगठन है वो संगठन औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध देशों का संगठन है। वही जो G20 जो शिखर सम्मेलन है, इस ग्रुप के अंदर वो औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध 7 राष्ट्र तो है ही है, इसके साथ साथ में अन्य विकासशील राष्ट्र भी इसमें शामिल हैं। और इसमें मकसद था औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध देशों का अपने माल को खपाना। जब मंदी का दौर आया था तो मंदी के दौर से बाहर निकलने का जो क्षमता है, मादा है, वो केवल औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों में नहीं था, क्योंकि जो डिमांड क्रिएट होती है वो बड़े राष्ट्रों में, जो विकासशील राष्ट्र वहां पर डेवलप होती है। तो उन राष्ट्रों ने अपने हितों को साधने के लिए इस मंच का गठन किया है। उसके बाद में विकासशील राष्ट्रों को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। तो इसका G20 का जो शिखर सम्मेलन हाल ही में जो आयोजित हुआ है वो हुआ 30 नवंबर 2018 से 1 दिसंबर 2018 के बीच में। अर्जेंटीना का शहर है ब्यूनस आयर्स, यहां पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और G20 जो सम्मेलन है, G20 जो ग्रुप है, ये विश्व का 80% व्यापार और 85% विश्व GDP कवर करता है। और इस G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी निष्पक्ष एवं सतत विकास के लिए आम सहमति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस सम्मेलन के अंदर जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई, ये बिंदु भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो यह है कि इसी सम्मेलन के अंदर भारत को 2022 के लिए होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वो दी गई है। और भारत अपनी 2022 के अंदर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा और उसी समय हमारे देश के अंदर G20 का 2022 में शिखर सम्मेलन भी होगा। इस पर प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न बनेगा वो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो एक तो ये बनेगा कि हाल ही के अंदर G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा ब्यूनस आयर्स। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, तो आपका राइट आंसर होगा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2022 में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।